जो नरम दिल था, जो परिपक्व थे, पके हुए थे, जो सातिर खोपड़ी थी, उन्होंने अपनी पूर्ण नीतियाँ खेल ली हैं और देशभक्तों को रास्ते से हटाया गया है। और अटल जी के उसमें वो कारगिल युद्ध करवा दिया, उनको बदनाम। अब मोदी काल चल रहा है, मोदी घोटाले भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। नेहरू काल, शास्त्री काल, इंदिरा काल, राजीव गांधी काल, अटल काल, मोदी काल, काल कोई भी हो, लेकिन जब देश आजाद हुआ तब से अब तक प्रत्याशियों को फील्ड में पब्लिक ट्रायल, दिल्ली के केंद्र में बैठे जो बीजेपी पार्टी है, पिछले 27 साल से दिल्ली की सत्ता में नहीं है और 15 साल रह के दिल्ली की सत्ता से शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार बाहर हो गई। जिसको बाहर करके सत्ता में आया वो केजरीवाल मफलर वाला है और इस बार मफलर वाला पुनः 70 सीटों पर जीतने का प्रयास कर रहा है। उस बीच उनको कैसे पटखनी देंगे, कैसे उनको चैलेंज करेंगे? नमस्कार, मैं जय निवास एक बार पुनः मैं ले आया हूं राजनीतिक दुनिया में, और वो दुनिया दिल्ली की राजधानी नहीं, देश की राजधानी दिल्ली है। यहीं से कोई भी बात बनती है और बिगड़ती है, बात बने और बिगड़े, लेकिन मैसेज पूरे देश में जाए और दूतावासों के माध्यम से अगर विश्व पटल पर ये आवाज जाए तो फिर दिल्ली की राजनीति कम नहीं है। चंद 4 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है, सरगर्मियां तेज है। कभी भी चुनाव आयोग इसकी डिक्लेरेशन कर सकता है, चुनाव मसौदा कर सकता है, राजनीतिक दलों की बैठक बुला सकता है। इस बीच एक शख्सियत को मैं पेश करूंगा जिनका नाम योगी माथुर है। क्रांतिकारी विचारों से ना केवल भरे पड़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनकी खूबियां ये हैं कि दिल्ली की व्यवस्था परिवर्तन में एक और केजरीवाल की तरह कुछ आगाज करने वाले हैं। यह कहते हैं कि दिल्ली का सीएम कौन होगा, मैं दूंगा 70 सीटों की बाजी, मैं पलटूंगा। इस बीच आपको मैं लिए चलता हूं, उस योगी माथुर से परिचय कराऊंगा और उसके कुछ चंद बातों से बेबाक रूबरू आपको कराऊंगा। इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और लाइव हमारे साथ आप बने रहिए। जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा, हमारे स्क्रीन पर आप बिल्कुल लाइव देख रहे हैं योगी माथुर जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइए। जी, सभी दर्शकों को सादर प्रणाम, वंदे मातरम। मेरा नाम योगी योगेंद्र सिंह माथुर, धाम क्रांति आश्रम कराड़ा है और हम देश, धर्म, संस्कृति और पर्यावरण प्रकृति के सुरक्षा के लिए संपूर्ण समर्पित हैं। अपने जीवन को उसी दिशा में उसी दिशा में आप लगाए हैं। जैसा कि मैंने सुना है, मैंने जाना है, संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा के गठन कुछ महीने पहले आपने किया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ऐसे मोर्चे के गठन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बिल्कुल, ये गठन नीति प्रकृति परमात्मा द्वारा और दिल्ली की तराई राम मचारी जनता की आवाज़ को सुनकर बनाया गया है। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि वर्तमान दिल्ली सरकार के पास दिल्ली को लेकर कोई सुनीतियाँ नहीं हैं, जो जिसका आम जनमानस का जीवन सुविधा और सहूलियत हो जाए। इसलिए वे नाटक नोटंकी करते करते ये इतना समय का उन्होंने खींच लिया है। अब देखना हमें है, दिल्ली वासियों को देखना है कि यहाँ घुट घुट के पल के मरना है या आगे बढ़ के सुधार करना है। तो जैसा आप कह रहे थे कि सुधार की बागडोर दिल्ली में है, तो हम मानते हैं कि सुधार की बागडोर और बिगाड़ की बागडोर भारतीय राजनीति में है। अगर भारत की राजनीति, दिल्ली की राजनीति सुधर जाए और तो दिल्ली में, देश में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यहाँ जहाँ एक कण की आवश्यकता है तो वहाँ बण की व्यवस्था है, लेकिन सुनीतियों द्वारा वे धरातल पर नहीं आ रही। हम सुनीतियाँ लेकर आए हैं जो उनको धरातल पर उतारेंगे। बिल्कुल, आप सुनीति के तहत, सुशासन के तहत धरातल पर आने वाले हैं। आपके मुद्दे पर आने से पहले मैं आपको यह बता दूं, इस पर चर्चा कर लूं। देश को आजाद हुए हमें दूसरे के अंग्रेजों के शासन से अपने शासन में आए हुए 70 साल, 60 दशक से अधिक हो चुके हैं और आने वाले हर शख्सियत जो राजनीति में आया है, देश के गद्दी पर बैठा हुआ, यही कह के आया है अपने वोटरों से, देशवासियों से कि हम सुशासन देंगे, हम लोकतंत्र की आवाज बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप 70 साल में एक भी ऐसे लोगों को नाम गिनवा दीजिए जो देश खातिर, देश हित में अपने को न्यौछावर किया।
Times Production, Media, Films, Wedding and Events. दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। WhatsApp 999118553332। ये नाम पर ये शुरुआत से नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के लिए न्यौछावर हुए, चंद्रशेखर आजाद देश के लिए न्यौछावर हुए, भगत सिंह देश के लिए ये सब देश को बनाने में अपनी बलिदानी दी है। लेकिन देश आजाद होते हैं जो 3 टुकड़े हुए, और इस 3 टुकड़े होने में जो नेतृत्व करता, आजादी के लोग नेतृत्व करता थे, वो इसलिए देश को आजाद कराए ताकि उनको भी अपना गद्दी, अपना शासन, अपना एक छत्र राज, अपना एक क्षेत्र मिले। ऐसे क्रम में जो राजनीतिक हो उनमें से कोई है तो बताइए। हाँ, ये तो बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ेगा कि जो क्रांतिकारी भावनाएं थी या जो क्रांतिकारी जो देश को आज़ाद करने की जो लड़ाइयाँ थी, वो गर्म दिल और नरम दिल में बांट दी गई। और जो गर्म दिल था वो तो देश के लिए कुछ करने का उसका जो जुनून जज्बात था, बस कर जाऊँ मर जाऊँ जल्दी से हमारा देश आज़ाद हो जाए। लेकिन जो नरम दिल था, जो परिपक्व थे, पके हुए थे, जो सातिर खोपड़ी थी, उन्होंने अपनी कुनीतियाँ खेल ली हैं और देशभक्तों को रास्ते से हटाया गया है। और जाते जाते इतने बड़े देश पर अंग्रेज आसानी से छोड़ कर जाएंगे। उन्होंने अपनी बी टीम को यहाँ पर बैठाया गया है और अधिकांश उनके नियम कानून जो हमारे संविधान में व्यवस्था में लागू है, एक नहीं सैकड़ों गणवा देंगे। और ये पावर ऑफ ट्रांसफर या सत्ता का हस्तांतरण हो गए और लूटो बांटो राज करो, वही नीतियाँ भी करके थे, वही उसी नीतियाँ पे ये चलते आ रहे हैं। इसमें से कुछ योग्य समर्पित राष्ट्रवादी हैं, जैसे कि भाई हमने देखे हैं, इसके लाल बहादुर शास्त्री का जीवन काल देखा हो, समर्पित जीवन काल देखा हो, लेकिन वे जीने नहीं दिए, उनको रास्ते से हटवा दिया, उनकी मौत आज भी एक रहस्य बन कर रह गई। उसके बाद और अटल जी आए, अटल जी के उसमें वो कारगिल युद्ध करवा दिया, उनको बदनाम करवा, उन्हें हटवा। अब मोदी काल चल रहा है, मोदी काल में कुछ कार्य अच्छे हो रहे हैं, लेकिन हम इसको असंतुष्ट हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में अब संपूर्ण बदलाव की आवश्यकता है, संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है। और वो अब समय संकेत है, विधि का विधान है, क्योंकि ऊपर से नारेबाजी और बयानबाजी ज़्यादा हो रहे हैं, नीचे से घपले घोटाले भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कहीं कोई न्याय नहीं है। और पीड़ित सच्चा इंसान या नागरिक यहाँ पर इतना परेशान है, उसको अपना मान सम्मान बचाना, जान बचाना, बिल्कुल सही, मान सम्मान बचाना बहुत भारी है। जैसा कि कहा आपने, इसके काल उसके काल चल रहे हैं। आजादी से अब तक नेहरू काल, शास्त्री काल, इंदिरा काल, राजीव गांधी काल, अटल काल, मोदी काल कोई भी हो, लेकिन जब देश आजाद हुआ तब से अब तक 7 दशकों में एक योजना आयोग, एक योजना आया 5 वर्षों के लिए, और कुछ आरक्षण आए, कुछ प्रलोभन आए। इससे क्या देश उबर पाया है, या जिस वर्ग के लिए लाया गया है क्या वह वर्ग, वह समाज उबर पाया है? देखो, एक तो जनहित में, सर्वहित में पक्षपात रहित होकर नीतियाँ ही कम बनती हैं। अगर उसको बनाने की हिम्मत नकारता भी है, उतारता भी है, तो वह आसपास के विपक्ष के नाम पर उन नीतियों को घुमा देते हैं। ना तो उसको ठीक से वो समझा पाते हैं, ना समझ पाते हैं सत्य क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, पाखंड क्या, आपको कुछ नहीं पता चल रहा है देश में क्या हो रहा है क्या नहीं। इसलिए एक प्रोटोकॉल ये होना चाहिए, एक भाई नीतियाँ लाओ और जनता से पूछो, जनता दरबार लगाओ, जनता की जानो, विपक्ष की मत ना जानो। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, जनता हित सर्वोपरि है, ये विपक्ष सर्वोपरि नहीं। पार्टियाँ आती जाती रहे हैं, हमने देश से लगाव है, देश से प्रेम है, देश के ऊपर मरते जीतते हैं, हमें वो इनसे कोई वो नहीं है। और जब तक देश के अंतिम नागरिक को न्याय नहीं दे पाओगे, वो सुविधा नहीं दे पाओगे, रोजी रोजगार नहीं दे पाओगे, हम तो ना तो संपूर्ण स्वतंत्रता मानते, ना कोई सुशासन मानते, ना कोई सुनीतियाँ मानते। बहुत अच्छी बात कही। राजनीति आती जाती है, लोग अपने शासन कर रहे हैं। जब तक देश के अंतिम छोर पर बैठा गरीब को सारी सुविधाएं नहीं मिलती है, तब तक आजादी स्वतंत्रता बेमानी है। आपने ये बात कही। इसी बीच हम आप उधर से निकलकर आपके पास आते हैं। आपने संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे के तहत विधानसभा के चुनाव लड़ी, लोकसभा के चुनाव लड़ी। अब चंद महीनों बाद
फिर से दिल्ली का चुनाव है, उसके लिए आपके पास क्या रणनीतियां है, क्या समझ है और क्यों इस तरह आगे आप बढ़ रहे हैं? जो पहले जो मैंने विधानसभा लोकसभा लड़े हैं वो एक ट्राई थी, टेलर था, ट्रेनिंग थी, और अब हम पक्का तपस्या करके और इसमें चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। हर प्रकार से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर प्रकार से हम तैयार हैं। आओ भाई मैदान में, भाई कोई कौन सी पार्टी में कितने योग्य नेता है, कितने समर्पित है, हम देखना चाहते हैं। ठीक, हम इस देश के जो राष्ट्रवादी, फर्जी राष्ट्रवादी मकोटा पे पहन के और राष्ट्रवाद चला रहे हैं ना, उनको मकोटे उतारेंगे और सब जो समर्पित नेता होंगे या सेवक होंगे या देशभक्त होंगे उनको आगे लाएंगे। देशभक्त होंगे उनको आप आगे लाएंगे। सबसे पहले आपने मुखौटा की बात करी, तो आज़ादी से अब तक चाहे राष्ट्र स्तर की बात करें चाहे दिल्ली स्तर की बात करें, देश हित में कौन सा चेहरा काम योग्य है, वोटर को कैसे पता, देशवासियों को कैसे पता चलेगा? उस बीच आप उसकी पहचान चुनाव कैसे करेंगे? देश का फैसला देश के सामने रखा है। ये जो अलग अलग डिबेट करके जो माइंडों को डिवाइड कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत हो रहा है। एक इतने यहाँ पर भूमि है, भवन है, कितने बिल्डिंग है, एक ऐसा भी मैदान या एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार करे जहाँ जनता का दरबार लगा है और आमने सामने सारी राजनीतिक पार्टियाँ वहाँ बैठे और जनता सामने बैठे और जहाँ ज्यादा पूर्ण बहुमत हो जाए उसी बात को सुन मान्य कर। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाएं, जब लोग कैंडिडेट फार्म भरते हैं, प्रत्याशी फार्म भरते हैं, उनके घोषणा पत्र के अनुसार ही चुनाव आयोग को वेबसाइट खंगाले और उसके फार्म भरे, उसमें देखे तो एक भी उम्मीदवार, एक भी कैंडिडेट सुयोग्य नहीं है। सब पर किसी न किसी तरह की आपराधिक, बलात्कार, कई तरह के क्रिमिनल, मर्डर के मामले दर्ज हैं। उसी में से हमें एक दो करके वोट देना, हम किसको वोट दें? और आपने कहा कि एक बैठक बुला ले सभी पार्टियों की, फिर डिस्कस करें कि किसको वोट दें। इतने हम प्रत्याशियों को फील्ड में पब्लिक ट्रायल के लिए छोड़ दे रहे, तो पब्लिक तो मार देगी बिल्कुल। जो सिस्टमेटिक होगा ना, और पब्लिक को बेवकूफ बनाने की नहीं सोचेंगे, उनको घुमाने की नहीं सोचेंगे, अपने मन से, कर्म से, वचन से 100% सत्य पाओगे तो पब्लिक मूर्ख नहीं हो, सत्य को पहचानती है, सुगंध लेती है। और फूल की सुगंध को हवा की मोहताज हो, लेकिन सत्य की सुगंध है ना, हवा की मोहताज ना होती है। जब सत्य निकलता है तो सर्वत्र फैलता है। ऐसी पब्लिक पागल नहीं है। देश की जनता बहुत ही सयानी, समझदार है, जिम्मेदार है, इज्जतदार है, मेहनती है, और इस जनता को साथ लेकर चलोगे तो यहाँ से विश्व शक्ति बनकर देश उभरेगा। योगी माथुर जी, आप बात बहुत अच्छी कर लेते हैं। आप दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्र में 70 सीटों के प्रत्याशी लाएंगे, उसकी रणनीति क्या होगी? रणनीति यही होगी जो इनसे शिक्षा है ना, जो हालात हैं ये, अब ये है कि हम इतने सक्षम तो है नहीं पूरी दिल्ली को एक बार कवर कर लेंगे। जैसे ये देश के नेता देश की जनता को टुकड़ों में कर राज कर रहे हैं ना, हम दिल्ली को अलग अलग टुकड़ों में करके जीतेंगे। 7 लोकसभा है, हम 7 संगठन शामिल होकर 7 लोकसभा को कवर करेंगे। 7 लोकसभा के नीचे 10 विधानसभा आती हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जिताएगा विधानसभा में लाएगा, सरकार में अपनी भागीदारी में। कहने का मतलब ये है कि संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे के तहत कई संगठन आपके साथ जुड़ा है और इस चुनाव में लोकसभा के आधार पर उस संगठन का बंटवारा करेंगे आप। इसके बाद जो संगठन अपने क्षेत्र से अधिक वोट लेके आएगा, अधिक विधायक चुनकर लेके आएगा, उसको आप आगे भेजेंगे विधानसभा में, आगे फॉरवर्ड करेंगे, उन्हीं पार्टी की सीएम बनेगी, ऐसा कह रहे हैं। तो पार्टी का कोई योग्य व्यक्ति होगा वो सीएम बनेगा, ना किसी जाति, प्रजाति, जनजाति या किसी मजहब धर्म का नहीं। जो योग्य व्यक्ति होगा, जो सर्वहित की बात करेगा, जो न्याय की बात करेगा, कल्याण की बात करेगा, शांति और उन्नति की बात करेगा। ये पक्षपात की नहीं, यहाँ पर पक्षपात की राजनीति हो रही है, बहुत भेदभाव की राजनीति हो रही है जनता को भड़काने के लिए। आपने मान लीजिए आप चुनाव में प्रत्याशी खड़े कर दिए, पब्लिक से वोट लेने के लिए उनके पास क्या दावे, क्या लुभावने, क्या वादे लेकर जाएंगे? क्यों पब्लिक आपको जज करेगी और पब्लिक क्यों आपको वोट करेगी? पब्लिक की समस्याओं का समाधान हम विकल्पन करने जा रहे हैं। पब्लिक भी त्राहिमाम कर रही है, वो भी चाहे कोई आवे हमें बचावे,
तो हम जाएंगे, क्योंकि हमने उसके लिए ट्रेनिंग ली है, हमने उसके लिए, हमारे विधाता ने इस धरा पर जन्म दे रखा है, हमारी मातृभूमि और मातृभूमि में समर्पित बलिदान महापुरुषों ने कि तब क्या संघर्ष ने हमें तैयार करके और किया। दिल्ली को देखते हुए आपके पास 2-4 ऐसे मुद्दे जिसको लेके आप वोटरों के पास जाएंगे। सबसे पहले है ना, हर मुद्दे तो अनेक हैं। अगर सड़क पर बाहर चला है तो ट्रैफिक जाम रहता है, अवैध कब्जे रहते हैं, आवारा गाय कुत्ते और ये गाय गौ माता का है जन्म, ये करें, इनको सबसे हटा दिया जाएगा। ये जो सुबह सुबह स्कूल की जो तरह भाग है ये हट जाएगी। सभी स्कूलों को हम आधुनिक गुरुकुल में तब्दील कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे उनको। और जितनी दिल्ली की गोचर भूमि है उसको छुटवाएंगे, जो बगैर मिसयूज की है उसको यूज में लेंगे और गौशालाएँ बढ़ाएंगे। और उन गौओं का सारा दूध हम स्कूल में भेजेंगे उन बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए। इससे गोवंश की रक्षा होगी और युवा मतलब भारत के भविष्य की भी, युवा पीढ़ी की भी होगी। और जो सुबह मारा मारी है, भागो भागो स्कूल लेट हो गए, ट्रैफिक जाम, ये जाम वो जाम, सब खत्म। शनिवार ने जाकर अपने बच्चे ने ले आओ और सोमवार को फिर छोड़ आओ। ये इससे कई समस्याएं मिटेंगी, रोजी रोजगार बढ़ेंगे, बच्चों को शुद्ध खाना दिलवाना मिलेगा, माँ बाप को आयतों से बाहर निकलना पड़ेगा, सुबह उठ कर योग ध्यान कर सके हैं, अपने नित्य क्रिया अपने तसल्ली बख्श कर सके हैं। अब क्या हो रहा है? आपने बात योग्य ध्यान की करी, तो योग्य और ध्यान स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हवा में की जाती है। लेकिन दिल्ली में पॉल्यूशन की मात्रा इतनी हाई है, हवा में साउंड पॉल्यूशन है। इसके साथ साथ दिल्ली में यमुना नदी बहती है, जिसमें से 60% यमुना बिल्कुल नारकीय हालत में, उसमें कीड़े भी नहीं पलते हैं। उसके लिए क्या योजना है? यमुना में जितने भी नाले गिर रहे हैं गंदे, इनको बंद कर दिया जाएगा, इनकी नकाशी अलग से हो जाएगी। यमुना मैया बिल्कुल स्वच्छ जल चलेगी। यही तो देश का दुर्भाग्य है। ये जहाँ माता का नाम दिया गया है वही वहाँ पर व्यवस्था ऐसी होगी है कि उनको माता के कहने में भी सनातनियों को शर्म आने लगी है। जिस देश में माता ना कहते हैं ना, जैसे स्विस बैंक है उसमें से नदी जाती है, ऐसी दिल्ली होती है, हम माता कहते हैं, पूछते हैं और उसे ये कर रखें। तो ये कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि हमें समाज को जागरूक करने की भी बहुत आवश्यकता है। जब समाज का सहयोग मिलेगा तो ये समझ यमुना जी पाएगी और ये हमारी नीयत में, समाज का सहयोग मिलेगा तब। हाँ जी। दिल्ली के केंद्र में बैठे जो बीजेपी पार्टी है, पिछले 27 साल से दिल्ली की सत्ता में नहीं है और 15 साल रह के दिल्ली की सत्ता से शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार बाहर हो गई। जिसको बाहर करके सत्ता में आया वो केजरीवाल मफलर वाला है और इस बार मफलर वाला पुनः 70 सीटों पर जीतने का प्रयास कर रहा है। उस बीच उनको कैसे पटखनी देंगे, कैसे उनको चैलेंज करेंगे? वो नीति प्रकृति का खेल है, न्यायकारी ईश्वर का खेल है, महादेव मातृभूमि का खेल है। वो पटका जाएगा। 3 बार शीला सरकार ने, शीला जी ने शपथ ली थी, पलटी लगी, उसको चोर चोर कह ये खुद बैठ गया और उसी की गोद में फिर बैठे हैं। और 3 बार इसने शपथ ले ली और इसका आगे पीछा ऊपर नीचा सारा बाहर निकल आया है। और इसके आगे क्या है, लाशों के ढेर पड़ जाएंगे जब शासन पलटोगे। महामारी पर खड़ी है, अव्यवस्था पर खड़ी है, कुव्यवस्था पर खड़ी है। रोडों के हाल देखो आप, सरकारी स्कूलों के हाल देखो। जो जिस स्कूल के शिक्षा मंत्री से ये कहते हैं टीचरों स्कूलों में जाकर अभी ठोस से ठोस बच्चों को आप पास करो, हमें 95, 97, 98% सरकारी स्कूलों का रिजल्ट चाहिए। सोच सकते हैं उनकी मानसिकता क्या है? बच्चे बड़े हो क्या देशभक्त बनेंगे? आप उस पार्टी की बात कर रहे हैं जिस पार्टी के 60 से अधिक विधायक हैं और उस पार्टी ने पिछले 11 सालों में बिजली ठीक कम कर दी, पानी की व्यवस्था फ्री कर दी, इसके बाद महिलाओं के लिए बस पास फ्री कर दी, महिलाओं के लिए वाहन फ्री कर दिया। इतना ही नहीं, लोगों का स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए मोहल्ला क्लिनिक तक बना दिए हैं, ऐसे ऐसे स्कूलों को फ्री कर दिया, ऐसे कई कार्य कर दिया। आप कैसे चैलेंज दे सकते हैं उनको? ये जो फरीवाड़ी मार है ना, कई देशों पर भारी पड़ रही है और पड़ोसी देशों में पड़ी है। इस फरीवाड़ी मार पर दिल्ली में भी सीन होगा। अभी जब कह रहे थे कि DTC के कर्मचारी बैठे थे, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है तो वो घाटे में चल रही है, सारी सैलरी न खाना कर। जल बोर्ड 85,000 करोड़ के घाटे में चला गया, DTC घाटे में जाने लग रही है। और हर जो
दिल्ली गवर्नमेंट के दिन जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, सब में लॉस होने लग रहा है। जो अगला सीएम बैठेगा इसके खड्डे भरेगा, रोडा के खड्डे भरेगा, उसके लिए एक सुसाइड करने वाली बात है। बहुत अगर किसी ने सुधार करना है तो बहुत चुनौती वाला, कोई ईश्वरीय किसी में कोई वरदान होगा ना, कोई कृपा दृष्टि होगी या कोई विशेष आशीर्वाद होगा तो वही कर सकता है, ना सामान्य व्यक्ति में नहीं है। इसलिए इसका हटना तय है। ये जिस रास्ते से आया था, दूसरे का आंदोलन को हाईजैक करके और सीएम बना था, तो ये ऐसे ही उसी रास्ते से फटाफट ये जाएगा, उसी रास्ते से। दिल्ली के वोटर यानी 2.25 करोड़ वोटरों से क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे? हमें दिल्ली आपको बचाने आए हैं, चाहे आप पास कॉलोनी में रहते हो, इसमें जिसको लुटियन जोन बोलते हैं, या आप रोहिणी द्वारका जैसी भी इन कॉलोनियों में रहते हो, या आप कच्ची कॉलोनियों में रहते हो, या आप दिल्ली देहात में रहते हो, आपको वो सुख सुविधाएं मतलब बोले जो था, जो बातें पिछले सीएम ने केजरीवाल साहब ने जो किए थे, वर्ल्ड क्लास बना देंगे, वर्ल्ड क्लास का जो बोल रहा था, उसका सपना और संकल्प हम लेकर चल रहे हैं। आपको जीते 10 साल में दिखा देंगे अगर राजनीति कैसे होती है। हमें ज़्यादा के नाम, हमें 10% आप सपोर्ट करो, जितनी भी पार्टियाँ, 10% आम आदमी पार्टी के वोटर सपोर्ट करो, 10% बीजेपी के, 10% कांग्रेस के, 10% ही अदर के, और 10% नोटा के, और 10% जो घर से निकलते ही नहीं है। हमारा वोट बैंक फुल जाएगा और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। ये आपकी सरकार बनेगी। आज का लिखा बोले आपके याद करें, आप मैं आपका छोटा भाई, बंधु, सेवक, रक्षक और एक प्रकृति परमात्मा द्वारा भेजा हुआ हूँ। आप मुझे पहचानो और मैं आपको पहचानने आ रहा हूँ, आपके मध्य आ रहा हूँ। जहाँ आप दिल्ली में जिस क्षेत्र में कहोगे, जहाँ पंचायत करोगे, सभा करोगे, मीटिंग करोगे, नुक्कड़ बुलाओगे, मैं अपनी टीम के साथ आने के लिए तैयार हूँ। संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा, तपस्वीवाद परिवार और पृथ्वी दर्पण न्यूज चैनल भी साथ में है, ये सारे साथ में हैं। और साधु संत पशुपति अखाड़ा, उनका आशीर्वाद दिया है कि एक साधु संत अखाड़े से भी हमारा उम्मीदवार होना चाहिए। लेकिन संघर्ष करते करते सोच आगे बढ़ती चलेगी। भाई एक सीट पे भी हम इतने करेंगे और पूरी दिल्ली पे भी करेंगे, क्यों ना हम अपना संगठन मजबूत करके पूरी दिल्ली को कवर करें। जो दिल्ली कांग्रेस को नकार चुकी है, बीजेपी को नकार चुकी है, आम आदमी पार्टी उस सबसे बदतर नकारने जा रही है 2025 के दिल्ली में विधानसभा चुनाव में। इसमें इस पार्टी का जो अहंकार था, जो रिकॉर्ड था, दोनों तोड़ने आपके हाथ में है। आपने तोड़ने हैं 68 सीट संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे के जोड़े में आपने डालने हैं। 70 में से 68 सीट संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा अर्थात योगी माथुर के नेतृत्व में जो कुछ होने वाला है उसमें आएगा। इनका बेबाकी राय विचार आपने सुना। आपको भी कुछ समझ में आए तो पिन मारिए, अंगूठा मारिए, हाथ मारिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और कुछ लिख के अपनी भड़ास निकालिए, या तो सपोर्ट कीजिए या क्या कुछ गलत लगा, बुरा लगा वो भी बताइए। खबर कैसे लगी हमें बताइए, और विकल्प चाहिए तो संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा आपके सामने विकल्प के रूप में खड़ा है। फिर हम चलते हैं अगले प्रत्याशी के पास। तब तक के लिए जय निवास का।